नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी जिले में 391 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूजीसी के नए प्रावधानों पर भरोसा रखें, नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान में वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और यूरोपीय संघ ने आज व्यापार, सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, आवाजाही, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध मजबूत हुए हैं और नए मुकाम पर पहुंचे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का नया खाका है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 39 राजनीतिक दलों के 51 सांसदों ने बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी से बजट सत्र के दौरान सहयोग की अपील की है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। श्री रिजिजू ने बताया कि कल पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र को अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी जिले में 391 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री कुमार ने 298 करोड़ रुपए की लागत वाली 101 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 93 करोड़ रुपए लागत वाली 294 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए संकल्पबद्ध है।
रोजगार के लिए जिले की 7,42,000 महिलाओं को 10,000 रूपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,124 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 399 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्थानीय अस्पतालों में ही पूर्ण इलाज मिले, इसके लिए 7 निश्चय 3 के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मधुबनी में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ग, समुदाय या व्यक्ति के साथ नए प्रावधानों के तहत अन्याय नहीं हो। श्री प्रधान ने कहा कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में आई है और सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, न्याय संगत और जवाबदेह बनाना है। वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल राज को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने आज शताब्दी भवन में आयोजित समारोह के दौरान अंशुल राज को न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर विवाद गहरा गया है। शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक बताया था। इधर कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के महासचिव अभिषेक रंजन ने कहा कि राहुल गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के किशनगंज से सांसद डॉक्टर जावेद ने भी शकील अहमद के बयान को गलत बताया है। इधर शकील अहमद ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले की आशंका जताई है। इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि शकील अहमद ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित है। शकील अहमद जी ने सबसे पहले तो कांग्रेस को आईना दिखाया और कांग्रेस के नेतृत्व पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में इस तरह की घटनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और कानून का राज है, कानून के राज में किसी तरह की कोई घटना अगर होती भी है तो अपराधी जो है बचकर नहीं रह पाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में बैंक कर्मियों ने हड़ताल की। हड़ताल के कारण बैंकों के कामकाज पर काफी असर पड़ा। विभिन्न बैंक शाखाओं में सामान्य लेन देन की प्रक्रिया प्रभावित रही। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव DN त्रिवेदी ने कहा कि विभिन्न बैंकों की 8,000 शाखाओं में कामकाज ठप रहा। हालांकि इस दौरान UPI, इंटरनेट बैंकिंग और ATM का संचालन जारी रहने से लोगों को राहत मिली। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि पशु तस्करी रोकने के लिए अलग नीति बनाई जाएगी। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल से सटे सीमांचल क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद पशु तस्करी का अवैध धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में कई स्थानों पर मौसम में परिवर्तन हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। समस्तीपुर, सीवान, सहरसा, भागलपुर और किशनगंज जिले में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं प्रदेश के कई भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं सिवान जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज, बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में बल्ले से लगातार कमाल दिखा रहे हैं। बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे सुपर 6 स्टेज के मुकाबले में आज वैभव ने टूर्नामेंट का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। वैभव ने 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए हैं। बिहार की डेयरी जगत का जाना माना नाम सुधा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। मत्स्य एवं पशुपालन विभाग ने बताया है कि 26 जनवरी से 30 जनवरी तक दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित खाद्य और पेय प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 में सुधा के कई उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। गल्फ फूड 2026 में सुधा के उत्पादों की पूरी श्रृंखला को लोगों की सराहना मिल रही है। मुंगेर पुलिस ने न्यायालय परिसर के पास से एसबीआई के सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार को सकुशल बरामद कर लिया। एसडीपीओ अभिषेक कुमार आनंद ने बताया कि वो 20 जनवरी से लापता थे। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने घाट कुसुम्बा प्रखंड अंतर्गत बाम घाट थाना में जनता दरबार में भाग लिया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। सहरसा जिला समाहरणालय सभागार में जीविका की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिलाओं और बालिकाओं को विकास की धारा में शामिल कर लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। कैमूर के जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में नीलाम पत्रवाद की समीक्षा के लिए समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। पूर्णिया जिले के मलंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत बाजार में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ले में हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी जिले में 391 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूजीसी के नए प्रावधानों पर भरोसा रखें, नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान में वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।